बुद्धिजीवियों और राजनीति विषयों पर रुचि रखने वाले लोगों से अनुरोध है कि अभी बिहार में नवंबर में इलेक्शन होने हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रक्रिया में है। इसमें हाउस टू हाउस इनुमरेशन हो रहा है। इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक थिंक टैंक है जो सरकार को समाज में होने वाले गतिविधियों, समाज में सभी स्टेक होल्डर्स के क्या ओपिनियन है उसके बारे में सरकार को अवगत कराना। इसका नाम ICPRD है। अब ये जो हाउस टू हाउस इनुमरेशन हो रहा है, इसे पूरी तरह से नए इलेक्टोरल रोल का बनाना है। संभव है कि कुछ गलतियां हो सकती हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी के डिलिमिटेशन के बाद की प्रक्रिया है। सर जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है उसमें 52.3 लाख ऐसे वोटर्स मिले हैं जो जिनके अपने निवास के पते और रजिस्टर्ड लोकेशन पे नहीं मिले। ये टोटल वोटर्स जो बिहार में है उसके 6.62% है। डुप्लीकेट वोटर्स ऑलरेडी जो है वो शहर छोड़ चुके हैं जो अनट्रेसेबल हैं। 2.2 मिलियन ऐसा डिलीशन है, डिलीशन टू डेथ है, मतलब जिनका कोई वो नहीं, पता ठिकाना नहीं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने पाया कि 3.6 मिलियन डिलीशन जो है वो परमानेंट हैं क्योंकि वो शिफ्ट हो चुके हैं, बिहार छोड़ चुके हैं। और अब 0.7 मिलियन ऐसे वोटर्स इनरोल्ड नए हुए हैं। सो जो टोटल वोटर्स बिहार में हैं वो 72.4 मिलियन है जो कि रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अब सवाल ये आता है कि इन वोटरों में जो नई प्रक्रिया चल रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, इसमें 7.2 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म सबमिट किए हैं। 22 लाख तो इसमें डिसीज्ड हैं और 7 लाख इंडिविजुअल ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं मल्टीपल लोकेशंस पे। अब इसी का कहना है इलेक्शन कमीशन का कि इसमें 1.2 लाख ऐसे भी वोटर हैं जिन्होंने अपने फॉर्म सबमिट नहीं किए। और ये इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि इसमें ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं उनकी संख्या 77,000-78,000 के करीब है। इसी तरह ब्लॉक लेवल एजेंट्स जो पार्टियों के द्वारा है वो उनकी भी संख्या 1.6 लाख है। इसके अलावा EROs इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जो हैं उनकी संख्या 243 है। ये सीनियर पद के अधिकारी हैं। इसी तरह असिस्टेड EROs भी 2,976 हैं। अपोजिशन का कहना है कि इस तरह इन मास डिलीशन ऑफ वोट्स वो NDA को चुनाव में बढ़त देगा। अब बात आती है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का सर है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये इवन सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इन मास डिलीशन फ्रेंचाइज रिप्रेजेंटेशन एक्ट के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 7.424 करोड़ जो इनुमरेशन हैं कलेक्ट किए गए हैं वो इस बार वो 7.89 करोड़ जून 2024 के से कम है। तो जो ये कम संख्या है 7.89 2024 की जून में और आज 7,202 करोड़ इनुमरेशन, वो यहीं पे अपोजिशन पार्टीज़ का कहना है कि ये इन मास डिलीशन है। ECI अपने आर्गुमेंट्स में कहता है कि जो ये 2024 में जो प्रक्रिया हुई थी वो सीवियरली इन्फ्लेटेड थी। उसमें बहुत सी सीमांत बिहार के प्रदेशों में बहुत से
जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ पे 100 आधार कार्ड पर 123 वोटरों की संख्या है, जो कि सीवियरली इन्फ्लेट है, इसलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ी है। अब स्पेशल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, पीपुल्स एक्ट जो इंडिया का है, उसका सेक्शन 27 का, उसमें उसको ये इन मास डिलीशन कहते हैं, वायलेट करता है। अब इसमें कहा भी जा रहा है अपोजिशन की ओर से, बहुत लोग बिहार से बाहर भी रहते हैं, तो उनकी वोटर की संख्या कैसे वो की जाएगी, वो कैसे क्या कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे अपने एक साधारण सा फॉर्म दिया है, उसको अपलोड करना है और उसको भर कर और फिर उसको अपलोड कर देना है। अब ये है कि ये मूट क्वेश्चन यही बनता है कि माइग्रेंट जो बाहर रह रहे हैं उनके वोटों की बात हो रही है, तो ये तो प्रक्रिया बहुत पहले से जून 2024 में भी थी कि उनका आधार कार्ड से उनका वोटर आईडी लिंक कर दिया जाए, ताकि वो 2 जगह वोट करने से, क्योंकि इलीगल जो प्रक्रिया है उसमें शामिल ना हो। अब काउंटरिंग एलिगेशन इलेक्शन कमीशन का ये है कि किसी ब्लॉक लेवल एजेंट्स ने आधिकारिक रूप से कोई कंप्लेन लिखित रूप से ईसीआई को नहीं दिया है। अच्छा, अब एक एप्रीहेंशन ये भी है कि जो गरीब मतदाता है वो इस हिस्टोरिक मतदान प्रक्रिया में कैसे वंचित रह जाएगा अगर उसे सही ढंग से ये नहीं बताया जाएगा कि उसका ये जो फॉर्म है कैसे भर के क्या करना है। तो यहाँ बीएलओ और बीएलएस की भूमिका है, जो लाखों में संख्या है, वो इस कार्य को 3 महीने पहले से कर रही है, इसीलिए समय काल भी बढ़ाया गया है। अब जो है इसमें जो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फर्जी वोटर्स जो बनाए गए हैं वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि अभी हाल में एमपी पुलिस ने एक बहुत ऐतिहासिक केस को, जो फर्जी वोटर्स का केस है, उसको पर्दाफाश किया है। उसमें एक पलाश अधिकारी नाम के व्यक्ति को पुलिस ने बांग्लादेशी समझकर गिरफ्तार किया और पुलिस ने एलिज किया कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है। अब पलाश ने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाए, इसके बावजूद ये क्लेम किया कि वो जेन्युइन हिंदू है। इसके बाद भी पुलिस ने कहना है कि वो अनकन्विंस्ड है, मतलब वो सहमत नहीं है कि वो हिंदू है या भारत का नागरिक है। उसके उस पर जो संदेह है कि वो बांग्लादेशी है वो बरकरार था। अब ये मैटर जो है एस्केलेट हुआ, आगे बढ़ा और कोर्ट तक पहुंचा। तो ये जो साहब हैं पलाश अधिकारी, इनकी उम्र 42 साल है और फादर्स का नाम जो है रमेश अधिकारी है और ये कासिमपुर, मालदा, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, रमेश अधिकारी जी। अब ये पलाश अधिकारी जी रमेश अधिकारी जी के अपने को पुत्र होने का दावा करते थे। कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया, वोटर लिस्ट को, आधार रिकॉर्ड्स को, और पाया कि पलाश का जो स्टेटमेंट है वो सही है। लेकिन उसने कहा कि रमेश अधिकारी के 4 बेटे हैं जिनका नाम पलाश, सुब्रता, सौमेन और राहुल है। लेकिन पुलिस ने अपने क्लेम को नहीं छोड़ा और कोर्ट को बोला कि नहीं, ये बांग्लादेशी है और क्वेश्चन रिमेन्स देयर, हाउ कुड दिस बी, ये ऐसा कैसे हो सकता है जब इतने वेरिफिकेशन हो गए। तो कोर्ट पे जब उन्होंने प्रश्न किया, तो जबकि रमेश अधिकारी मालदा में, ये सोचने का विषय है कि 1962 में रमेश अधिकारी पैदा हुए, जो उनके फादर हैं, और उनकी वोटिंग रेगुलरली 1984 से हो रही है, उनकी फैमिली की और चारों बच्चों की। तो अगर रमेश अधिकारी इंडियन हैं, उनके सन को भी पलाश जो हैं उनको भी इंक्लूड होना चाहिए। कोर्ट ने एग्जामिन किया कि इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट है उसको फिर से खंगाला जाए, जिसमें रमेश अधिकारी और उनके बच्चों का सही विवरण प्राप्त हो सके
इसको लेकर ही निर्णय लिया जा सकता है कि पलाश हिंदू हैं या देश के है कि नहीं, या वो देश के नागरिक हैं कि नहीं। तो जजेस को थोड़ा सस्पिशन हुआ, थोड़ा सा उनको संदेह हुआ, तो उन्होंने 2002 के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पुलिस से कहा कि इसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अब यही बात बिगड़ती है। सभी के लिए आश्चर्य की बात ये थी कि रमेश अधिकारी को ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 2002 की है, उसमें जब पाया गया कि रमेश अधिकारी के 2 ही बच्चे थे, सुब्रता जिसकी उम्र 28 साल है, सौमेन जिसकी उम्र 30 साल है, और ये राहुल और पलाश का कोई जिक्र नहीं। पलाश ने क्लेम किया कि ये 2015 के वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड किया गया है। तो जब और इन्वेस्टिगेशन फर्दर आगे बढ़ा तो पाया गया कि रमेश अधिकारी व रिकॉर्ड्स वेर एग्जामिन्ड, रमेश अधिकारी के, जो मालदा वेस्ट बंगाल के मूलतः रहने वाले हैं, ये पाया गया कि ये 1993 में इनका विवाह हुआ था। उनके 2 सन हैं। 1995 में ही वॉज सुब्रता, उनके जो पहले हैं बेटे 30 साल की उम्र है, वो उनका जन्म हुआ, और दूसरे हैं सौमेन, उनका 1997 में 28 साल की उम्र के हैं, उनका जन्म हुआ। लेकिन इस समय ये कहा गया कि भाई ये पलाश और राहुल ये 2000 की जो 2 की रिपोर्ट है उसमें इन दोनों के नाम क्यों नहीं है। तो पाया गया शॉकिंगली कि रमेश अधिकारी भी इस बारे में नहीं जानते कि पलाश और ये राहुल उनके बेटे कैसे उनके नाम के साथ दर्ज है। जब कोई संतोषजनक उत्तर पलाश की ओर से नहीं मिला तो पलाश के बारे में और जानकारी पुलिस ने खंगाली तो पता चला कि वो शेख मुनीउद्दीन नाम का व्यक्ति है, खुलना अहमदनगर, बांग्लादेश का निवासी है। शॉकिंगली मैंने जो सबसे बड़ा जो फैक्ट है कि रमेश अधिकारी भी इस शेख मुनीउद्दीन को नहीं जानते। अब पुलिस राहुल के बारे में सर्च कर रही है, अभी राहुल का पता नहीं है, लेकिन पुलिस आर स्टिल सर्चिंग राहुल, जिनके रिमेन्स का नोन है। अब ये साबित हो चुका था कि रमेश अधिकारी सिंपली एक फार्मर हैं वेस्ट बंगाल में, और उनके 2 बेटे हैं, वो शेख मुनीउद्दीन के से अनअवेयर हैं, जो अपने को उनका बेटा साबित कर रहा था। लोकल लीडर्स जो हैं वेस्ट बंगाल में, वो इस एक्टिविटीज़ पे रिमेन साइलेंट, मतलब उनका उससे कुछ नहीं कहना, क्योंकि उनके राजनीतिक हित जो है इसमें प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। तो राजनीतिक हित शामिल होने से ये होता है कि आपने वोटर लिस्ट इन्फ्लेट कर दी, और उसके बाद अब आपका कहना है कि ये सभी जेन्युइन वोटर हैं। कोर्ट ने पलाश को जेल भेज दिया और पुलिस को कहा है, एमपी पुलिस को कहा है उनके अच्छे कार्य के लिए कि राहुल का पता लगाएं। अब ये एक उदाहरण ऐसा है, ये बताता है कि कितनी चालाकी से, धूर्तता से ये इलेक्शन के पहले हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो राज्य सरकार की मिली भगत है, उस समय के लोकल लीडर्स की मिली भगत है, लेकिन ये वोटर्स इन्फ्लेट किए गए हैं, जो जिसके ऊपर शंका इलेक्शन कमीशन भी अपनी जता रहा है। अब जो ज्ञानेश कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका कहना है कि हम मृत वोटर्स को क्या लिस्ट हटाना क्या गलत है, क्या फर्जी मतदान होना चाहिए, ये कुछ सवाल उन्होंने पूछे हैं। राजनीतिक विचारधारा से परे हटकर इस पर मंथन होना चाहिए। भारत का, उनका कहना है कि भारत का संविधान लोकतंत्र की जननी है। क्या स्थायी तौर पर जो लोग बिहार को छोड़ के जा चुके हैं, ऐसा उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाना गलत है? क्या विदेशी वोटर्स भारत में रहकर वोट करें, यह भी ठीक होगा? क्या चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और इनके सवालों से अब डर जाए? ये ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त का
सारे सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में अपना आधिकारिक बयान है। अब मैं साथियों ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि आधार कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, आधार को वैलिड प्रूफ नहीं माना जा सकता कि आप भारत के नागरिक हैं, ऐसी स्थिति में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का महत्व कितना बढ़ जाता है, क्योंकि आगे इलेक्शन वेस्ट बंगाल में होना है और अन्य प्रदेशों में होना है। तो केंद्र सरकार का भी यही कहना है कि ये सभी स्टेटों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी हो सकता है कमोवेश ज़्यादा करके ऐसी स्थिति बन सकती है कि वोटर्स की संख्या इन्फ्लेट की गई हो। तो इसमें जो भारत का वास्तविक नागरिक है वो वोट अधिकार से वंचित रह जाता है। ऐसे में ये प्रक्रिया सर्वथा अनुचित है। आईसीपीआरडी का यही कहना है कि ये केंद्र सरकार के द्वारा ये जो प्रक्रिया चलाई गई है ये बहुत ज़रूरी थी, समयानुकूल है और इसके परिणाम अच्छे ही आएंगे, जो कि अभी पहला प्रयोग जो है बिहार में किया जा रहा है। साथियों, आपसे अनुरोध है कि इस पे अपना कमेंट या टिप्पणी ज़रूर करें, क्योंकि आपकी टिप्पणी और आपके कमेंट्स को हम सरकार तक पहुंचाते हैं। आप सभी का धन्यवाद।